चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 361, मेरा आप पर कोई हक नहीं है। सिया को वापस अपनी तरफ देखता पाके दीप की नजर न चाहते हुए भी सिया के होठों पर अटक गई, जो हल्के खुले थे। उन्हें देख दीप का दिल एक बार फिर मचल सा गया और उसके दिल और दिमाग में आपस में लड़ाई होने लगी। जहां दिल उसे सिया के होठों को किस करने को कहे रहा था, वहीं उसका दिमाग उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। दीप अभी अपनी उधड़े भून में लगा था कि सिया धीरे से बोली, कौन देख रहा है हमें? सिया की आवाज सुनके दीप अपनी सोच से बाहर आया और अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए वापस सिया को देख डोर की तरफ इशारा करता है। सिया अपना थोड़ा सा सर घुमा के डोर के पास वाली खिड़की को देखती है, जहां उसे 3 लोगों की परछाई दिखी। परवाई देख सिया की आंखें बड़ी हो गई और वो जैसे ही दीप को देख कुछ बोलने को हुई, दीप उसे कुछ बोलने से मना कर देता है और सिया वही चुप रह गई। आगे दीप के मना करने पर सिया चुप रह गई। वही बाहर खड़ी सुजाता जी, जानवी और ज्योति तीनों दीप के कमरे के बाहर खड़ी अंदर क्या हो रहा देखने की कोशिश कर रही थी। जब उन दोनों ने दीप और सिया को पीछे से देखा तो तुम्हें लगा दीप सिया को किस कर रहा था। वही दीप की बातें सुनके तीनों मुस्कुरा रही थी। तीनों अभी मुस्कुरा ही रही थी कि तीनों के कानों में किसी के खांसने की आवाज अपने पीछे से आई। किसी की आवाज सुनके तीनों जो आपस में हंस रही थी, अचानक उनके कान खड़े हो गए। वो तीनों अब सीधी होके अपना सर घुमा के पीछे देखती है, जहां महेंद्र जी, ध्रुव और अंश तीनों अपने अपने हाथ बंधे अपनी बीबियों को घूर रहे थे। तीनों अपने पतियों को एक नजर देख अपने दांत दिखाने लगी, जिसपे महेंद्र की अंश की बात सुनके और उसकी इस हरकत पर ज्योति उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं कोई साउंड क्रिएट करना और छोड़िए मुझे। ऐसे कैसे मेरी जान? अब तुम जो ये खड़ी होके कर रही थी उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी ना। इतना बोलते हुए अंश ज्योति को अपनी गोद में उठा लेता और उसे कमरे की तरफ लेकर बढ़ा गया। वही ज्योति उसकी गोद में झपटाने लगी, लेकिन अब अंश कहा उसे छोड़ने वाला था। वही कमरे में दीप, जो सिया को अपनी बाहों में झूला झूला रहा था, उसे बाहर सभी की बातें सुनाई दे रही थी, जिसे सुनते हुए उसके होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो स्माइल करते हुए अपनी नजरें घुमा के अब सिया की तरफ देखता है, जो एक तक उसके चेहरे को गौर से देखे जा रही थी। सिया इसलिए दीप को गौर से देख रही थी क्योंकि उसने कभी दीप को इतने करीब से और स्माइल करते हुए गौर से देखा नहीं था। दीप स्माइल करते हुए वाकई बहुत हैंडसम लगता था। वही सिया को खुद की तरफ इस तरह देखता पाके अंश के होठों की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी नजरें सिया के चेहरे से हट के उसके होठों पर अटक गई। सिया के होठों को देख दीप का मन एक बार फिर डोल गया। एक तो हल्के नशे की खुमारी, ऊपर से सिया की खूबसूरती दीप के दिल पर वार कर रही थी। सिया के होठों को देखते हुए दीप की धड़कनें भी तेज होने लगी और उसके दिमाग में 2 सवाल घूमने लगे। क्या मुझे इसे किस करना चाहिए? अगर मैंने इसे किस किया और इसे बुरा लग गया तो कहीं ये मुझे रूठ ना जाए। यही सब सोचते हुए दीप का चेहरा सिया के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। वही दीप को खुद की तरफ बढ़ते देख सिया की तो मानो सांसें रुक सी गई, साथ ही उसकी पकड़ अंश के कंधे पर उसकी शर्ट पर कसने लगी। वही दीप तो अब सिया की खूबसूरती में खोते हुए अपने सभी सवालों को एक तरफ हटा देता है और अपने दिल की बढ़ती धड़कनों के साथ वो सिया के होठों के करीब अपने होठों को ले जाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिया की आंखें तो दीप को अपनी तरफ बढ़ते देखकर ही बंद हो गई। उसका पेट इस वक्त एकदम ठंडा पड़ चुका था। आखिर उसके साथ ऐसा आज पहली बार जो हो रहा था, जब कोई लड़का उसके इतना करीब आ रहा था। दोनों के होठ इस वक्त इतने करीब आ चुके थे कि दोनों की सांसें आपस में टकरा सुजाता जी को घूरते हुए बोले, आप ये क्या कर रही हो? आपको ये शोभा देता है ऐसे नए शादीशुदा जोड़े के कमरे में बाहर ऐसे कान लगा के खड़े होना?
महेंद्र जी के गुस्सा करने पर तीनों की बत्तीसी बंद हो गई। वही जानवी और ज्योति अंश और ध्रुव को देखने लगी, जो गुस्से में उन्हें घूर रहे थे। अब जब उनकी सास पर डांट पड़ रही थी तो वो किस खेत की मूली थी। आप गलत समझ रहे हो में तो बस। अब जो कहना सुनना है कमरे में चल के कहिए बच्चों के साथ। कभी कभी आप भी बच्ची बन जाती है। दीप को मालूम चलेगा तो क्या सोचेगा आपके बारे में। महेंद्र जी सुजाता जी के कुछ बोलने से पहले महेंद्र जी बोला। महेंद्र जी के ऐसे डांटने पर सुजाता जी अपना सर झुका लेती है तो महेंद्र जी आगे बढ़ गए और सुजाता जी एक नज़र अपनी दोनों बहुओं को देखती है, जो उम्मीद लेकर उनकी तरफ देख रही थी, जैसे बोल रही हो, हमें बचा जाइए अपने जामिल बेटों से। उन दोनों को देख सुजाता जी सामने खड़े ध्रुव और अंश को देखती है, जो अपने हाथ बांधे खड़े उन्हें घूर रहे थे। सुजाता जी एक नज़र दोनों को देख अब जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। वही अपनी सासू माँ को ऐसे जाते देख जानवी और ज्योति का मुंह फटा रह गया, क्योंकि वही उन दोनों को अपने साथ ये लाई थी। सुजाता जी के जाने के बाद अब दोनों सामने देखती है, जहां ध्रुव अपनी उंगली से इशारा करके जानवी को कमरे में आने का इशारा करके चला गया। ध्रुव के ऐसे बुलाने पर जानवी किसी बच्चे जैसी शकल लेकर अपना सर झुका के उसके पीछे चल दी। वही उन दोनों के जाने के बाद अंश चल के ज्योति के पास गया और उसके सामने जाकर खड़ा होके बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी न्यूली वेड्स कपल के रूम के बाहर खड़ी होके उनकी प्राइवेसी में दखल दे रही हो। मैं कहाँ उनकी प्राइवेसी में दखल दे रही हूँ, हम तो बस ऐसे ही। इतना बोलते बोलते ज्योति चुप हो गई। ज्योति के ऐसे सर झुकाने पर अंश के होठों पर स्माइल आ गई और वो उसे एकदम से उसकी कमर से खिंच के खुद से चिपकाते हुए नॉटी अंदाज में बोला, तुम क्या उनकी प्राइवेट एक्टिविस्ट साउंड सुन रही हो? कमरे में चलो, हम खुद का एक अलग साउंड क्रिएट करेंगे। रही थी सिया और दीप दोनों के होठों में मात्र 1 इंच की दूरी रह गई। दीप जैसे ही उसे दूरी को खत्म करके सिया के होठों पर अपना कब्जा जमा पाता, उसे पहले ही दीप की पॉकेट में रखा। उसका फोन एकदम से बजने लगा। फोन बजने की आवाज सुनके दीप और सिया, जो एक दूसरे होठों को स्पार्स के इंतजार में थे, फोन की आवाज सुनके दीप और सिया अपने अपने होश में आते हुए झटके में अपनी आंखें खोलते हैं। आँख खुलते ही दीप और सिया की नजर आपस में मिली और एक दूसरे को खुद के इतने करीब देख दोनों की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। दीप जल्दी से हरकत करते हुए सिया को अपनी बाहों में सीधा खड़ा करके उसे अपनी बाहों से आजाद कर देता है और उसे 2 कदम दूर हट गया और अपना सर इधर उधर घुमाते हुए चोर नजरों से सिया को देखने लगा, जिसका हाल भी कुछ कुछ उसके जैसा जो रहा था। वो अपना दुपट्टा ठीक करने का नाटक करते हुए अपना शर्म से लाल पड़ता चेहरा झुका के खड़ी थी। सिया को अपनी करीबी से इतना लाल पड़ते देख दीप के होठों पर ना चाहते हुए भी एक स्माइल आ गई और वो अब एक नज़र सिया को देख बाथरूम से चला गया। वहीं उसके जाने के बाद कहीं सिया राहत की सांस लेती है और अपना चेहरा चू के देखती है, जो जल रहा था। सिया अपने चेहरे को चुने के बाद जल्दी मिरर के सामने जाके खुद के चेहरे को देखने लगी, जो शर्म से एकदम सुर्ख हो रहा था। अपने लाल पड़ते चेहरे को देख सिया अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाते हुए खुद से बोली, ये क्या हो रहा है? मुझे मैं इतना शर्मा क्यों रही हूँ? वो मेरे पति है, उनके पास मेरे करीब आने का हक है, फिर मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? उनके ऐसे खुद के करीब आने पर क्यों मुझे बेचैनी सी हो रही है? शायद आज पहली बार कोई मेरे इतने करीब आया है, इसलिए। सिया खुद से बात करते हुए बोली। यही सब उधेड़-बुन करते हुए सिया जाके बेड पर लेट गई और अभी थोड़ी देर पहले खुद के दीप के बारे सोचते हुए उसके चेहरे पर हया से भरी मुस्कान थी। सिया यही सब सोचते हुए खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। वही करीब 10 मिनट बाद दीप बाथरूम से बाहर आया और आते ही उसकी नज़र बेड पर पड़ी। सिया, जो सर पांव तक ब्लैंकेट में कवर थी, उसे ऐसे देख दीप मुस्कुरा दिया और अपने हाथ में पकड़े टोबल को साइड में रख कबर्ड के पास जाके एक नज़र उसमें डाली, दूसरा ब्लैंकेट ढूंढने लगा। लेकिन सुजाता जी ने पहले ही सब साफ करवा दिया था। कबर्ड में ब्लैंकेट ने मिलने पर दीप नामे सर हिला के एक नज़र बेड पर सोती सिया को देखकर सांस भर के छोड़ता है और जाके अब बेड पर सिया से थोड़ी दूरी बना के लेट गया। दीप सिया से दूरी बना के लेट तो गया, लेकिन उसे बिना ब्लैंकेट की नींद
नहीं आने वाली थी, इसलिए वो थोड़ा सा ब्लैंकेट खिंच के खुद के ऊपर डाल लेता है और अपनी आंखें बंद कर। इसके अगल ध्रुव के कमरे में ध्रुव सोफे पर अपने दोनों हाथ बांधे बैठा जानवी को घूर रहा था। वही जानवी किसी बकरी के बच्चे की तरह मिमियाते हुए, अपने हाथों की उंगलियों को उलझाते हुए अपना सर झुका के खड़ी थी। क्या कर रहे थे तुम लोग वहाँ? अगर दीप या सिया तुम लोगों को वहाँ देखते तो उन्हें कितना एम्बरेस फील होता। ध्रुव अपनी कड़क आवाज में बोला। सॉरी, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम पक्का कभी किसी के कमरे के बाहर खड़ी होके नहीं देखूंगी। जानवी बेचारी शकल बना के बोली। नहीं देखोगी से क्या मतलब है? नेक्स्ट टाइम मुझे तुम किसी के कमरे में ऐसे झांकते दिख भी नहीं चाहो। तुम्हारे चक्कर में मेरा बेबी भी कहीं तुम्हारी जैसी हरकतें ना सीख जाए, ध्रुव बोला। ध्रुव के ऐसे बोलने पर जानवी का मुंह बन गया और वो मुंह बना के बोली, क्या मतलब आपका बेबी? क्या वो मेरा बेबी नहीं है? ऐसा है मिस्टर बालिया, आपने ना सिर्फ इसे मेरे टमी में लाए हो, लेकिन इसे इस दुनिया में 9 महीने खुद के पेट में रख के मैं लाऊंगी, तो इस हिसाब से ये बेबी आप ज्यादा मेरा है, और मेरा जो मन होगा मैं अपने बेबी को सिखाऊंगी। तो आगे से मुझसे गलती से भी मत बोल देना कि ये सिर्फ आपका बेबी है। जानवी फुल तन्ना के बोली। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? ध्रुव उसे घूरते हुए बोला। ये जो आप मुझे बार बार अपनी इन लोमड़ी जैसी आंखों से घूरते हो ना, पहले इनसे मुझे घुसना बंद कीजिए, क्योंकि मैं इनसे कोई डरने नहीं वाली। ऐसे ही घूर घूर के मेरे बच्चे को भी घूरना सीखा दोगे आप? जानवी ध्रुव के घूरने पर उसे गुस्से में बोली। जानवी के ऐसे बोलने पर ध्रुव इसे घूरता है, जिसपे अब जानवी इसे इग्नोर मारते हुए जाके बेड पर लेट गई और वहां से एक पिलो उठा के ध्रुव की तरफ फेंक के मारती है। ये क्या जानवी, पिलो क्यों फेंक रही हो? ध्रुव पिलो को पकड़े हुए बोल। क्योंकि आज रात आप सोफे पर सोने वाले हो, लिए आपको आपका पिलो दे रही हो। जानवी अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल आते हुए बोली। जानवी की बात सुनके ध्रुव जल्दी से अपनी जगह से उठ के बेड की तरफ बढ़ा और जल्दी से बोला, नो वे, मैं कहीं सोफे पर नहीं सोने वाला। कहा सोफा? कहा मैं तो बेड पर ही सोऊंगा। इतना बोलते हुए ध्रुव अपना पिलो बेड पर रख देता है। आप नहीं मानोगे। अब जानवी ध्रुव को घूर के बोली। नहीं, क्या कर लोगी? भूलो मत, ये मेरा कमरा है, मेरा बेड है, तो मैं यहीं सोऊंगा। ध्रुव भी जानवी को घूर के बोला। ध्रुव इतना बोल के जानवी को घूर रहा था, किया अचानक जानवी की आंखों नमी उतर आई और वो गला फाड़ के रोते हुए बोली, आप बहुत गंदे हो, आपने आज कह ही दिया, मेरा आपकी चीजों पर कोई हक नहीं है। जानवी के अचानक गला फाड़ के रोने पर ध्रुव सक्का गया, क्योंकि जानवी की ये निंजा टेक्निक ध्रुव को हमेशा भारी पड़ती है। जानवी गला फाड़ के रोने लगती और सुजाता जी के पास जाकर उसकी चुगली कर आती कि ध्रुव उसे डांट रहा है। उसकी बात सुजाता जी और महेंद्र जी बेचारे ध्रुव की अच्छी खासी क्लास लगा देते। ध्रुव जल्दी से जानवी के पास जाकर उसे चुप करवाते हुए बोला, यार तुम तो क्यों रही हो? हम आराम से भी तो बात कर सकते थे, है तुम हर बात पर रोने क्यों लग जाती हो? आप बहुत गंदे हो, अब मुझे नहीं रहना आपके साथ, में मॉम के पास जा रही हूँ। इतना बोल के जानवी जैसे ही अपनी जगह से उठने को हुई, ध्रुव जल्दी से उसे उठने से रोकते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम्हें बेड पर अकेले सोना है तो मैं सोफे पर सो जाऊंगा। ये बोलते हुए ध्रुव की आवाज कम हो गई। वही जानवी जो गला फाड़ रो रही थी, ध्रुव के इतना बोलते ही उसका रोना एकदम बंद हो गया और वो अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करते हुए ध्रुव को देख मुस्कुरा दी। जानवी को मुस्कुराते देख ध्रुव उसे घूर के देखता है, क्योंकि जानवी हर बार ऐसा ही करती थी। ध्रुव जानवी को घूर के बेड से अपना पिलो उठा के जाकी सोफे पर उसे पटकते हुए सोफे पर लेट गया। वहीं जानवी बेड पर लेट के हंस दी। CH 362 सिया बीमार, दीप की फिक्र। ध्रुव जल्दी से जानवी के पास जाकर उसे चुप करवाते हुए बोला, यार तुम तो क्यों रही हो? हम आराम से भी तो बात कर सकते हैं, तुम हर बात पर रोने क्यों लग जाती हो? आप बहुत गंदे हो, अब मुझे नहीं रहना आपके साथ, में मॉम के पास जा रही हूँ। इतना बोल के जानवी जैसे ही अपनी जगह से उठने को हुई, ध्रुव जल्दी से उसे उठने से रोकते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम्हें बेड पर अकेले सोना है तो मैं सोफे पर सो जाऊंगा।
ये बोलते हुए ध्रुव की आवाज कम हो गई। वही जानवी जो गला फाड़ रो रही थी। ध्रुव के इतना बोलते ही उसका रोना एकदम बंद हो गया और वो अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करते हुए ध्रुव को देख मुस्कुरा दी। जानवी को मुस्कुराते देख ध्रुव उसे घूर के देखता है, क्योंकि जानवी हर बार ऐसा ही करती थी। ध्रुव जानवी को घूर के बेड से अपना पिलो उठा के जाकी सोफे पर उसे पटकते हुए सोफे पर लेट गया। वहीं जानवी बेड पर लेट के हंस दी। आगे अगली सुबह दीप सुजाता जी के आगे पीछे घूम रहा था और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुजाता जी उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। आंटी, आप समझो ना, जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ, वरना मैं नहीं जाता। दीप सुजाता जी का हाथ पकड़ के बोला। नहीं, तू जा और अपने साथ सिया को भी ले जा। अब तुम्हें ये रुकने की या यहाँ आने की क्या जरूरत, अब तेरी बीबी आ गई तो अब आंटी के पास क्यों रुकेगा? सुजाता जी नाराज होते हुए बोली। ऐसा नहीं है आंटी, अगर आप सिया को अपने पास रखना चाहती हो तो आप इसे यहाँ रोक लीजिए, मैं बाद में आके इसे ले जाऊंगा। दीप बोला। दीप की बात सुनके सुजाता जी उसे घूरती है, फिर उसके कंधे पर मारते हुए बोली, कैसी बात करता है, शर्म नहीं आती अपनी पत्नी को अकेले छोड़ के जाने की बात करते हुए? तो क्या करूं, अब आप उसके लिए मेरे ऊपर नाराज हो रही हो तो आप उसे यही रोक लीजिए। दीप बोला। दीप की बात सुनके सुजाता जी उसके कान खिंच के बोली, किसने कहा मैं सिर्फ सिया को रोकना चाहती हूँ, मैं तुम दोनों को जाने से मना कर रही हूँ। अगर फिर भी तुम्हें बहुत जरूरी काम है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो मुझे मिलने जल्दी आओगे। सुजाता जी की बात सुनके दीप मुस्कुराया और बोला, हाँ पक्का, मैं जल्दी वापस आपसे मिलने आऊंगा। सिर्फ तू नहीं, सिया को अपने साथ लाना होगा। सुजाता जी उसे करेक्ट करते हुए बोली। सुजाता जी की बात सुनके दीप हाँ में सर हिला देता है तो सुजाता जी उसके सर पर हाथ फेर देती है। थोड़ी देर में सब दीप की गाड़ी के पास खड़े थे। सिया सबके पैर छूती है, लेकिन सब फिर माना कर देते हैं और उसे बाय बोलते हैं। सिया भी सबको नमस्ते करके गाड़ी के पास आ गई और दीप उसकी साइड का डोर खोले देता है, जिसपे सिया उसे एक नजर देख गाड़ी में बैठ गई और दीप डोर बंद करके वापस सुजाता जी के पास आया, जिसपे सुजाता जी उसके बाल सही करते हुए बोली, उम्मीद करूंगी जो मैंने समझाया है तुम उस पे खड़े उतरोगे। सुजाता जी के बात सुनके दीप मुस्कुरा के हाँ में सर हिला देता है और सभी को बाय बोल के अब वो खुद गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वो बार फिर सबको बाय बोल के वहां निकल गया। उनके जाने बाद सुजाता जी मुस्कुरा दी। उन्हें मालूम था दीप एक बहुत समझदार लड़का है, वो अपने इस रिश्ते को अच्छे से संभाल लेगा। दूसरी तरफ दीप की कार में दीप और सिया दोनों चुपचाप बैठे हुए रास्ते को देख रहे थे। दीप बीच बीच में सिया की तरफ देख रहा था, जिसने आज नेवी ब्लू सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिया इस साड़ी में कुछ ज्यादा ही गोरी लग रही थी। दीप उसे देख हल्के से मुस्कुराता है और गाड़ी अपार्टमेंट की जगह एक मॉल के सामने आके रुकी। गाड़ी को रुकने पर सिया अपना सर घुमा के दीप की तरफ देखती है, जिसपे दीप उसे बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर आया और सिया की साइड का डोर के उसे बाहर आने को बोलता है। सिया एक नजर दीप को देख गाड़ी से बाहर आ गई। चलो, दीप आगे चलते हुए सिया से बोला। दीप की बात सुनके सिया उसके पीछे चल दी। दीप सिया को लेकर एक फोन शॉप पर आया। दीप को देख वहां के स्टाफ की एक लड़की जल्दी से दीप को ग्रीट करके उसे क्या चाहिए पूछती है, जिसपे दीप उस शॉप का सबसे लेटेस्ट फोन मांगता है। जहां दीप फोन देख रहा था वही सिया वो तो उस शॉप की डिस्क में लगे सभी फोनस को देख रही थी। इतने सारे फोन उसे आज पहली बार देखे थे। सिया भी ये सब देखने में बिजी थी कि दीप उसके पास आया और एक फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या तुमने ये अच्छा लग रहा है? दीप की बात सुनके सिया एक नजर उसे हाथ में पकड़े फोन को देख के हाँ में सर हिला देती है और दीप सिया की हाँ सुनके उस सेल्स गर्ल्स को फोन का बिल लाने को बोलता है। फोन लेने के बाद दीप सिया के साथ उस शॉप से निकल के एक और शॉप पर गया जहां नाइट सूट मिल रहे थे। दीप वहां जाके एक सेल्स गर्ल्स को सिया की तरफ इशारा करके उसके लिए नाइट सूट दिखाने को बोलता हुआ वो सेल्स गर्ल्स दीप के पीछे खड़ी सिया को देख दीप से पूछती है कि क्या सिया उसकी वाइफ है।
उस सेल्स गर्ल्स की बात सुन के दीप हाँ में सर हिलाता है। वो सेल्स गर्ल्स अब दीप और सिया को अपने पीछे आने को बोलती है। दीप सिया के साथ उस सेल्स गर्ल्स के साथ आगे बढ़ा और जाकर सोफे पर बैठा गया। थोड़ी देर में वो सेल्स गर्ल्स अपने साथ हैंगर में टंगे काफी सारे कपड़ों की ट्रॉली उनके सामने लाई। सर, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए, उसे बाद हम मैमे को ट्राई करवा देंगे। उस सेल्स गर्ल्स की बात सुन के दीप हाँ में सर हिलाता है और खुद उठ के सामने हैंगर पर टंगे काफी सारे ऑप्शन देखने लगा। दीप कपड़ों के पास आके जिसे ही पहला ऑप्शन देखता है उसकी बोहें आपस में मिल गई और दूसरा ऑप्शन देख उसकी आंखें छोटी हो गई। दीप पास खड़ी उस सेल्स गर्ल्स को घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे नाइट सूट लाने को कहे थे, नाइटी नहीं यू फुल। दीप की अचानक गुस्से भरी आवाज सुन के वो सेल्स गर्ल्स 2 कदम पीछे हट गई और अपना सर झुका के बोली, सॉरी सर, हमें लगा आप अपनी वाइफ के लिए ले रहे हो, इसलिए हम ये नाइटिज का प्रीमियम कलेक्शन आपके सामने लाए। अगर मैं अपनी वाइफ के लिए बाय करने के लिए आया हूँ तो क्या सिर्फ यही बाय करना होगा मुझे? इस बार दीप थोड़ी तेज आवाज में बोला। दीप को उन सेल्स गर्ल्स पर चिल्लाते देख उस शॉप का मैनेजर जल्दी से दीप के पास आया और उन लकड़ियों की तरफ से माफी मांग के दीप के कहे मुताबिक कपड़े निकालने को बोलता है। अब वो लड़कियां भी जल्दी से स्टोर के सबसे बेस्ट नाइट सूट लेकर दीप के सामने हाजिर हो गई। दीप वापस खड़ा हुआ और 5 से 6 नाइट सूट निकाल के सिया को ट्राई करने को बोलता है, लेकिन सिया मना कर देती है, ये कहे कि उसके सर में दर्द हो रहा है। सिया के सर दर्द के बारे में सुन दीप उन लकड़ियों को नाइट सूट पैक करने की बोल विल पे करता है और सिया के साथ मॉल बाहर आया। दीप सिया की साइड का डोर ओपन करके उसे गाड़ी में बैठने में हेल्प करता है और खुद भी जाके अपनी शिट पर बैठ के घर के लिए निकल गया। करीब 10 मिनट बाद दीप और सिया दीप के अपार्टमेंट में पहुंच गए। सिया का वाकई सर दुख रहा था, इसलिए वो बिना दीप पर ध्यान दिए अपने कमरे में चली गई और दीप अपने साथ लाए शॉपिंग बैग्स को सोफे पर रख अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में दीप अपने कपड़े बदल के कमरे से बाहर आया तो उसने देखा शॉपिंग बैग अभी सोफे पर ही रखे, ज्योति उठा के लेकर नहीं गई। दीप उन्हें देख एक नजर सिया के कमरे के बंद डोर को देखता है, फिर बिना कुछ कहे किसी काम से घर से बाहर चला गया। देर रात दीप घर वापस आया और घर आते हो एक बात फिर उसकी नजर सोफे पर पड़ी, इसने अभी तक ये सामान उतारा क्यों नहीं? इतना खुद में सोचते हुए दीप अपना ऑफिस बैग साइड में रख सिया के कमरे की तरफ बढ़ा। दीप सिया के कमरे के डोर पर नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। दीप फिर से नॉक करता है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। दीप को थोड़ा अजीब गया, क्योंकि सिया आज दोपहर के 12 बजे से अपने कमरे है और रात के 8 बज गए, वो अभी तक उठी नहीं। इतना सोचते हुए दीप अब डोर ओपन करता है और कमरे में अंदर चला गया। कमरे में अंदर जाते ही दीप की नजर बेड पर पड़ी और उसे देखते ही उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि बेड पर सिया ब्लैंकेट ओढ़े पूरी ढक के सो रही थी। सिया को ऐसे सोते देख दीप एसी की तरफ देखता है जो बंद थी। ऐसी बंद देख दीप अब आगे बढ़ा के सिया के ऊपर से आधा ब्लैंकेट हटा के उसे देखने लगा। ब्लैंकेट के अंदर सिया बेहोशी जैसी हालत में डली थी। उसका पूरा चेहरा इस वक्त एकदम लाल पड़ चुका था, बाल बिखरे बिखरे जो धीमी चलती सांसें और बंद पल के सिया को ऐसी हालत में देख दीप तो शौक हो गया। सुबह सिया ने सिर्फ ये कहा था उसके सर में दर्द है, इसलिए वो उसके सर दर्द की मेडिसिन लेकर आया, लेकिन यहाँ तो सिया की हालत ही खराब हो रखी थी। दीप अब जल्दी से सिया के बेड के पास अपने घुटनों के बल बैठा और अपने हाथों को आगे बढ़ा के सिया के घेरे को अपने हाथों में भर के घबरा के बोला, सिया, हे सिया, आंखें खोलो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हारी तबीयत खराब है, जल्दी आंखों खोलो। दीप की आवाज सुन के सिया जो सो रही थी वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे आंखें खुल ही नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। सिया को अचानक रोते देख ना जाने क्यों, लेकिन दीप डर सा गया। उसे लगने लगा शायद सिया को कुछ हो गया है। सिया, आंखें खोलो, तुम रो क्यों रही हो? यार कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं हूं ना बताओ। दीप सिया का चेहरा अपने हाथों में भर के बोला। वहीं सिया अपनी आंखें बंद किए अपने होठों को खोलने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन उसके होंठ तक उसे नहीं खुल रहे थे। दीप कुछ सेकंड सिया के कुछ बोलने का इंतजार करता है, लेकिन सिया से जब कुछ नहीं बोला गया, वो जल्दी से अपनी पेंट की पॉकेट से अपना फोन निकाल के अपने पर्सनल डॉग को घर आने को बोलता है। डॉग को बुलाने के बाद दीप जल्दी से अपनी जगह से खड़ा ही और सिया के ऊपर से पूरा ब्लैकेट हटा के वो सिया को एक नज़र देखता है। सिया अभी तक उस ब्लू साड़ी में ही, जितनी सुंदर सिया सुबह लग रही थी उतनी ही सुंदर वो अभी दिख रही थी। बस फर्क इतना है कि सुबह सिया ठीक थी, लेकिन अब बीमार। दीप एक नज़र सिया को देख आगे बढ़ के सिया को अपनी गोद में उठा लेता है। वही दीप के गोद में उठाने पर सिया उसकी गोद में झूलने लगी, जिसपे दीप उसे ठीक से एकदम खुद से सटा लेता है। वो उसके चेहरे को अपने सीने पर रख एक नज़र उसे देखता है, फिर कमरे के बाहर की तरफ निकल के अपने कमरे में बढ़ा। सिया को गोद में उठाने पर दीप को महसूस हो रहा था कि सिया का बदन भट्टी की तरह तप रखा था, जिसका साफ साफ मतलब था कि नीज बहुत तेज बुखार है। दीप सिया को अपने कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर लेटा के सिया को देखने लगा। 11 सिया का मासूम सा चेहरा इस वक्त पिचक गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसकी बंद पलकों के पीछे छिपी थी। उसके नेचुरल पिक लिप्स वो भी रूखे से हो गए थे। सिया को गौर से देखते हुए दीप की नज़र अचानक सिया के पेट जाके अटक गई। सिया की साड़ी इस वक्त उसके पेट से थोड़ी खिसक गई थी, जिसकी वजह से सिया का गोरा फैलेट टम्मी दीप के एकदम सामने था। सिया के पेट पर दीप की नज़रें सिया की नाभि पर अटक गई, जो सिया के धीमे धीमे सांस लेने पर बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। सिया को ऐसे देख ना जाने क्यों, लेकिन दीप की बॉडी में अचानक घुस बॉम्ब गए और उसके दिमाग भी ज्योति को लेकर थोड़े बैसे बाले थॉट आने लगी। 11 जिसके चलते दीप कुछ पल सिया को देखता है और जल्दी से उसे नज़र फेर के खुद से बोला, क्या कर रहा है तू दीप? वो बीमार है तो ऐसे में तुम्हें ये सब सूझ रहा है। दीप इतना सोचते हुए सिया को जल्दी से ब्लैंकेट से कवर कर देता और खुद उसके पास बैठा जाता है। थोड़ी देर में दीप का पर्सनल डॉग दीप के अपार्टमेंट में आया। दीप उसे घर के अंदर लाके अपने कमरे के बाहर खड़े रहने को बोलता है और खुद एक बार सिया को चेक करने गया कि सिया ठीक से कब्र है कि नहीं। सिया को देखने के बाद दीप डॉ को अंदर आने देता है। डॉ अंदर आके दीप के बेड पर लेटी लड़की को देखते हैं, फिर दीप को, जो सिया के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे सिया को चेक करने का इशारा करता है। दीप का इशारा समझ डॉ सिया के पास आके जैसे ही उसे चुने को हुआ, दीप उसे स्ट्रिक्टली मना करते हुए बोला, तुम दूर से इसे अगजोब करो, छूने की कोई जरूरत नहीं है। डॉट दीप की बात सुन के डॉ दीप को अजीब नजरों से देखने लगा, जिसपे दीप उसे आंख दिखा देता है। दीप के आंख दिखाने पर डॉ दीप को सिया का टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर देते हैं। दीप उसे सिया के मुंह रख देता है। थोड़ी देर में उसका रिजल्ट आया। डॉ ने सिया को 104 डिग्री फीवर बताया और इंजेक्शन लगाने को कहा, जिसपे दीप ने उसे इंजेक्शन ले लिए। डॉ ने कुछ मेडिसिन दी और वहां से चला गया। CH 363 दीप की केयर। दीप इतना सोचते हुए सिया को जल्दी से ब्लैंकेट से कवर कर देता और खुद उसके पास बैठा जाता है। थोड़ी देर में दीप का पर्सनल डॉ दीप के अपार्टमेंट में आया। दीप उसे घर के अंदर लाके अपने कमरे के बाहर खड़े रहने को बोलता है और खुद एक बार सिया को चेक करने गया कि सिया ठीक से कब्र है कि नहीं। सिया को देखने के बाद दीप डॉ को अंदर आने देता है। डॉ अंदर आके दीप के बेड पर लेटी लड़की को देखते हैं, फिर दीप को, जो सिया के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे सिया को चेक करने का इशारा करता है। दीप का इशारा समझ डॉ सिया के पास आके जैसे ही उसे चुने को हुआ, दीप उसे स्ट्रिक्टली मना करते हुए बोला, तुम दूर से इसे अगजोब करो, चुने की कोई जरूरत नहीं है। डॉट दीप की बात सुन के डॉ दीप को अजीब नजरों से देखने लगा, जिसपे दीप उसे आंख दिखा देता है। दीप के आंख दिखाने पर डॉ दीप को सिया का टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर देते हैं। दीप उसे सिया के मुंह रख देता है। थोड़ी देर में उसका रिजल्ट आया। डॉ ने सिया को 104 डिग्री फीवर बताया और इंजेक्शन लगाने को कहा, जिसपे दीप ने उसे इंजेक्शन ले लिए। डॉ ने कुछ मेडिसिन दी और वहां से चला गया। आगे डॉ के जाने के बाद दीप सिया के पास बेड के नीचे बैठ गया और इंजेक्शन उठा के उसे सिया के हाथ पर लगता है। दीप ने MBBS की पढ़ाई की थी।
सिया को इंजेक्शन देते वक्त दीप के हाथ ना जाने क्यों कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो सिया की वहां पकड़ के उसे इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन लगाने पर सिया के चेहरे पर दर्द उभर आया और वो थोड़ा कसमसाई, लेकिन दीप उसे हिलने नहीं देता। इंजेक्शन देने के बाद दीप सिया को देखता है, जिसकी बोहें आपस में मिल रही थी। दीप उसे एक नज़र देख उठ के बाहर चला गया और करीब 10 मिनट में दीप दलिया बना के लाया, क्योंकि उसे सिया को मेडिसिन देनी थी, इसलिए पहले उसे कुछ खिलाना जरूरी था। दीप दलिया लाके उसे बेड साइड टेबल पर रख देता है। वो सिया को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सिया अपनी आंखें ही नहीं खोलती। जब सिया आंखें नहीं खोलती, दीप खुद सिया के पास जाकर उसके करीब बैठ गया और धीरे से सिया को उठा के खुद से सटा के बैठा लेता है। सिया झपनी सी डाले दीप से सीने से लग के बैठी, उसकी आंखें अभी तक नहीं खुली थी। दीप ठीक से सिया को अपने दोनों पैरों के बीच एडजस्ट करके उसे बैठा लेता है और अपना हाथ आगे बढ़ा के बेड साइड टेबल से दलिये के बॉल उठ लेता है और उसमें से एक चम्मच दलिया लेकर उसे फूके मार के ठंडा करता है। दीप उस ठंडे डालिये को सिया के होठों के पास ले गया और उसे खाने को बोलता है, लेकिन सिया अपनी सूध में नहीं थी और वो अपनी आंखें बंद किए उसके सीने से चुपकी थी। सिया के मुंह ना खोलने पार दीप अपना एक हाथ आगे बढ़ा के सिया का सर ठीक से पकड़ उसका चेहरा थोड़ा उठाता है और उसके होठों के पास चम्मच लगा बोला, सिया पाओ इसे। सिया आंखें बंद किए पहले अपना सर धीरे से ना में हिला देती है, लेकिन दीप उसे जबरदस्ती 5-6 चम्मच उसके मुंह में डाल देता है, जिसके चलते सिया उसे पी लेती है। दीप उसे खिलाना तो पूरा दलिया चाहता था, लेकिन सिया को उल्टी आने लगी, इस वजह से दीप उतने पर ही रुक गया। दीप सिया को दलिया खिलाने के बाद टेबल से मीडियन उठाता है और उन्हें भी सिया को जबरदस्ती खिलाता है। वही सिया अपनी आंखें नीचे दीप की बाहों में डली थी। दीप सिया को दलिया खिलाने के बाद उसे वापस बेड पर लेटा देता है और बाथरूम से चला गया। थोड़ी देर में दीप अपने हाथ में एक छोटी गीली टॉवल लेकर आया और सिया के पास आके वो उसके चेहरे पर गले दलिए और उसके कपड़ों पर गिरे दलिए को साफ करता है। दीप चाह ये रहा था कि सिया उठ के अपने कपड़े बदल ले, लेकिन सिया की हालत देख उसने उसे परेशान नहीं किया। दीप सिया को साफ करके झूठे बर्तन उठा के किचन में ले गया और थोड़ी देर में दीप अपने हाथों में एक ठंडे पानी का बॉल लेकर आया, जिसमें बर्फ डली थी। दीप कमरे में आके अपने कबर्ड एल्स एक साफ कपड़ा लेकर आया और उस ठंडे पानी में भोगों के सिया के माथे पर अच्छे से रख देता है। सिया के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख दीप एक नज़र सिया को देख खुद कपड़े बदलने चला गया और थोड़ी देर में दीप कपड़े बदल के आया और आके वापस सिया के माथे की पट्टी को वापस भिगों को सिया के माथे पर रख देता है। दीप अब बेड पर आते हुए सिया के पास बैठ गया और बीमार लेटी सिया को देखने लगा, जिसका इस वक्त पूरा चेहरा लाल था। दीप ने आज डिनर भी नहीं किया सिया को ऐसी हालत में देख ना जाने क्यों, लेकिन उसकी भूख ही मर गई। वो सिया के पास बेड से टेक लेकर बैठ गया और एक टक सिया के चेहरे को देखने लगा। सिया को देखते हुए दीप को सुजाता जी की बात याद आई। सिया एक बहुत समझदार लकड़ी है, उसमें थोड़ा बचकाना है, लेकिन मैं खुश हूँ उसकी बच्चों जैसी हड़कते देखकर तुम्हारे होठों पर मुस्कान सदा बनी रहेगी। मैं सब यही कहूंगी, तुम जितना जल्दी हो सके सिया को अपना लो। हाँ, शादी में बहुत सारी जिम्मेदारियां आती है, लेकिन जा तुम दोनों उन जिम्मेदारियों को साथ में मिलके उठाओगे, तब तुम्हें मालूम चलेगा जिंदगी कितनी आसान हो जाती है हमारे पार्टनर के साथ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो दीप, और तुम दोनों का मिलना तय था। जभी तो दिखी ढेली जैसी सिटी से दूर बादलीपुर में ही तुम्हारा जाना क्यों हुआ? फिर तुम्हारे और सिया के साथ जो हुआ सब पहले से सेट था, अब बस तुम्हारा उसे अपनाना जरूरी है। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में कैसी खुशियां भागती हुई आएंगी। सुजाता जी की बातें याद करते ह्यू दीप कुछ पल सिया को गौर से देखता है, फिर एक गहरी सांस छोड़ के वो वापस सिया के सर की पत्ती बदल देता है। दीप सिया के पास बैठा उसे ही देखते हुए उसकी पट्टी बदलता रहा। रात के ना जाने किस पहर दीप की आंख लग गई और वो वैसे ही सिया के पास बैठे बैठे सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह के करीब 8 बजे दीप कमरे में इस वक्त सिया और दीप सो रहे थे, लेकिन पर्दों से छन के आती सूरज की रोशनी सीधी सिया के चेहरे पर पड़ रही थी।
जिसकी वजह से सिया नींद में थोड़ा कसमसाई और धीरे से अपनी आंखें खोलती है। आँख खुलने पर पहले सिया को कुछ साफ नहीं दिखा, इसलिए वो 2-3 बार अपनी पलकें झपका के सामने देखती है। सिया थोड़ी देर वैसे ही शांत लेटे रहने के बाद जैसे सिया उठने की कोशिश करती है, वो उठ नहीं पाती। सिया खुद को उठते ना देख अपना सर झुका में दूसरी तरफ देखती है और वहां देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि दीप ठीक उसके करीब सो रहा था। उसका चेहरा इस वक्त सिया की तरफ था और वो पेट के बल सोया हुआ था, साथ ही उसका एक हाथ सिया की कमर को पकड़े थे, जिस वजह से सिया हिल नहीं पा रही थी। सिया दीप को अपने करीब सोते देख चौंक गई। वही दीप जो सो रहा था, सिया के हलचल करने पर उसकी आंख भी धीरे से खुलने लगी। आंख खुलते ही दीप की आंखों के सामने सिया का मासूम चेहरा सामने आया, जो मासूमियत से उसकी तरफ ही देख रही थी। सिया का मासूम चेहरा देख डीके के होठों पर पहले स्माइल आ गई और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तन्हाई अचानक वो वापस झटके में अपनी आंख खोलता है और सिया को देखता है, जिसके वो बहुत करीब सो रहा था। खुद को सिया के करीब सोते देख दीप एकदम से हड़बड़ा गया और जल्दी से सिया के पास से उठ के बेड के पास खड़ा होके बोला, सो सॉरी। वो पता नहीं कल रात मैं यहाँ कैसे सो गया, दीप बोला। दीप के अचानक उठने और उसके सॉरी बोलने पर सिया अपनी साड़ी ठीक करते हुए बेड पर उठ के बैठ गई और जैसे ही बेड से उठने को हुई, दीप जल्दी से आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ उसे उठने मना कर देता है। दीप के अचानक हाथ पकड़ने पर सिया अपने हाथ की तरफ देखने लगी, जिसपे दीप जल्दी से उसके हाथ से अपना हाथ हटा लेता है। दीप के हाथ हटाने पर सिया धीरे से बेड से उठ के जैसे ही खड़ी हुई, अचानक से उसका सर तेजी से घूम गया। सर घूमने की वजह से सिया का बैलेंस बिगड़ गया और वो जैसे ही गिरने को हुई, दीप जल्दी से आगे बढ़ के उसे उसकी कमर पकड़ खुद से सटा लेता गई और उसे गिरने से बचा लेता है। दीप के अचानक ऐसे पकड़ के खुद के करीब खींचने पर सिया, जिसका चेहरा एक बार फिर दीप के सीने से जा लगा था, वो उसके सीने में अपना चेहरा टीका के सांत सी खड़ी रह गई। जब मना कर रहा हूँ उठने से तो क्या जरूरत है उठने की, दीप सिया को डांटते हुए बोला। दीप के ऐसे डांटने पर सिया कुछ नहीं बोली कि चुप रही, जिसपे दीप वापस बोला, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, जब मैं कुछ पूछा करूं मुझे उसका जवाब दिया करो, ऐसे चिप मत रहा करो। बोलो क्यों उठाना है तुम्हें? दीप की बात सुनके सिया धीरे से बोली, वो मुझे कुछ काम था। काम? ऐसी हालत में तुम्हें लगता है तुम काम कर पाओगी? मुझे बता दो क्या कमा है, मैं कर दूंगा। दीप बोला, नहीं आप उस काम को नहीं कर सकते, मुझे खुद ही जाना होगा। सिया वापस बोली, ऐसा कैसा काम जो मैं नहीं कर सकता? तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं मुझे सब आता है, ये तक कि खाना बनाना भी। अब जल्दी बताओ क्या काम है तुम्हें? दीप बोला। दीप की बात सुनके सिया जो उसके सीने से लग के खड़ी थी कुछ पल चुप रही, फिर अपनी आंखें बंद कर किए धीरे बोली, वो मुझे बाथरूम जाना है। ओ तो तुम्हें बाथरूम जाना। इतना बोलते बोलते दीप चुप हो गया और उसे अब रियलाइज हुआ कि वो फ्लो में कुछ ज्यादा ही हवाबाजी कर गया। अब यही एक अकेला ऐसा काम था जो दीप के बस में नहीं था, इसके लिए सिया को खुद ही बाथरूम जाना होगा। दीप अपना गला साफ करते हुए इस बार धीरे से बोला, हूँ ओके, मैं तुम्हें बाथरूम तक छोड़ देता हूँ। इतना बोलते हुए दीप जैसे ही झुक के सिया को अपनी गोद में उठाता है, सिया एकदम से चौंक गई और वो चौंक के दीप की तरफ देखने लगी, जो उसे बाथरूम की तरफ ले जा रहा था। सिया अभी कुछ बोलती उसे पहले ही दीप उसे बाथरूम में उतारते हुए बोला, अगर कुछ चाहिए तो मुझे आवाज देना, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। इतना बोल के दीप जल्दी से बाथरूम बाहर चला गया और सिया, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था ये दीप है जो उसकी इतने केयर कर रहा है। लेकिन कुछ ही पलों में सिया के होठों पर स्माइल आ गई और एक खुद को संभालते हुए बाथरूम में चली गई। करीब 10 मिनट बाद दीप बाहर से बाथरूम का डोर जोक करता है, जिसपे सिया कुछ ही पालों में अंदर से डोर ओपन करती है। सिया के डोर ओपन करने पर दीप अपने हाथ में पकड़े कपड़े आगे बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे कपड़े हैं, जल्दी से हाथ मुंह धो के बाहर आ जाओ। दीप के हाथ में अपने कपड़े देख सिया जल्दी से कपड़े लेती है और बाथरूम का डोर वापस बंद कर लेती है। दीप एक नजर
उस बंद डोर को देख बाहर चला गया। वही अंदर सिया दीप के दिए कपड़ों को देख रही थी। दीप ने उसे कल लाए नाइट सूट में से एक सूट दिया था, साथ ही साथ उसके अंडरगारमेंट भी, जिन्हें देख सिया का चेहरा चाहते हुए भी लाल पड़ गया। थोड़ी देर में सिया क्लेश होके कपड़े बदल के बाथरूम से बाहर आई और बाहर आते ही उसकी नज़र दीप पर पड़ी जो बेड को ठीक रहा था। आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगी, सिया आगे आते हुए बोली। सिया की आवाज़ सुनके दीप अपना सर घुमा के पीछे देखता है तो बस देखता रह जाता है। डार्क ग्रीन रंग का नाइट सूट पहने सिया इस वक्त एकदम किसी हरियाली की तरह दिख रही थी। दीप उसे गौर से देखता है तो सिया का चेहरा कल के मुकाबले अब नॉर्मल हो गया था, लेकिन उसका चेहरा अभी उतरा दिख रहा था। सिया आगे आके दीप के हाथ से ब्लैंकेट लेने को हुई कि दीप उसे माना कर देता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। दीप उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है और खुद किचन में जाके एक बड़ी सी ट्रे लाया। उस ट्रे में 3 बॉल्स थे, जिनमें से एक में दलिया था, एक में खिचड़ी और एक में वेजिटेबल सूप। दीप उन्हें सिया के सामने रख खुद उसके पास बैठ गया और बिना सिया से कुछ कहे सबसे पहले दलिये का बाउल उठा के उसमें से एक चम्मच भर के उसे अपने होठों के करीब ले गया और उसे फूंक मार के ठंडा करने लगा। वही सिया चुपचाप बैठी दीप को देख रही थी। दीप दलिया ठंडा करके सिया के होठों की तरफ चम्मच बढ़ता है, जिसपे सिया दीप को देखने लगी। वही दीप उसे आंखों से पीने का इशारा करता है। दीप का इशारा देख सिया धीरे से अपना मुंह खोलती है और उसे चम्मच को अपने मुंह में लेकर जैसे ही दलिया पीती है, अचानक वो अपना मुंह फेर लेती है और अंदर की तरफ सांस खींचने कही। वही सिया के अचानक ऐसे करने पर दीप जल्दी से दलिया के बाउल नीचे रख सिया से बोला, क्या हुआ, ज्यादा गर्म था? ओ, दीप के पूछने पर सिया अपने होठों पर हाथ से हवा करते हुए जल्दी से हाँ में सर हिला देती है। दीप सिया को पानी देता है। सिया भी पानी पी लेती है, लेकिन उसके मुंह की जलन बंद नहीं हुई। वो अपनी आंखें बंद किए अपने मुंह की हवा कर रही थी। वही दीप वो बेचारी शकल लेकर सिया को देख रहा था। कुछ पल सिया को देखने के बाद दीप धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ता है और सिया के छेड़े को अपने हाथों में भर के अपनी तरफ घुमा के आगे बढ़ा और CH 364 दीप का सिया से गुस्सा होना। वही सिया चुपचाप बैठी दीप को देख रही थी। दीप दलिया ठंडा करके सिया के होठों की तरफ चम्मच बढ़ता है, जिसपे सिया दीप को देखने लगी। वही दीप उसे आंखों से पीने का इशारा करता है। दीप का इशारा देख सिया धीरे से अपना मुंह खोलती है और उसे चम्मच को अपने मुंह में लेकर जैसे ही दलिया पीती है, अचानक वो अपना मुंह फेर लेती है और अंदर की तरफ सांस खींचने कही। वही सिया के अचानक ऐसे करने पर दीप जल्दी से दलिया के बाउल नीचे रख सिया से बोला, क्या हुआ, ज्यादा गर्म था? ओ, दीप के पूछने पर सिया अपने होठों पर हाथ से हवा करते हुए जल्दी से हाँ में सर हिला देती है। दीप सिया को पानी देता है। सिया भी पानी पी लेती है, लेकिन उसके मुंह की जलन बंद नहीं हुई। वो अपनी आंखें बंद किए अपने मुंह की हवा कर रही थी। वही दीप वो बेचारी शकल लेकर सिया को देख रहा था। कुछ पल सिया को देखने के बाद दीप धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ता है और सिया के छेड़े को अपने हाथों में भर के अपनी तरफ घुमा के आगे बढ़ा और आगे। दीप सिया का चेहरा अपने हाथों में भर के उसे अपनी तरफ घुमाता है और खुद आगे बढ़ के सिया के ऊपर झुकने लगा। सिया जो अपनी मुंह में हो रही जलन को कम करने के लिए अपने हाथों से हवा कर रही थी, अचानक उसके हाथ हवा में रुक गए और वो दीप को देखने लगी, जो उसका चेहरा अपने हाथों में भर के उसकी तरफ झुक रहा था। दीप को अपनी तरफ बढ़ते देख सिया जैसे ही कुछ बोलने को अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि दीप उसके चेहरे का करीब अपना चेहरा लाते हुए झुक के उसके होठों पर धीरे से फूंक मारने लगा, ताकि सिया की जलन थोड़ी कम हो सके। दीप की सांसों को अपने होठों पर महसूस करते ही सिया की आंखें बंद हो गई। वही दीप उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के ठीक उसके होठों के करीब अपने होठों को ले जाके धीरे धीरे फूंक मारने लगा। सिया जिसे लगा शायद दीप उसके होठों को चूमने वाला है, ये सोच के उसकी धड़कनें बढ़ गई, लेकिन दीप के अचानक फूंक मारने पर सिया की आंखें बंद हो गई। वही दीप जो सिया के होठों पर फूंक मार रहा था, एकदम से उसे याद आया कि वो कर रहा है
और ये याद आते ही वो जल्दी से सिया के चेहरे को छोड़े देता है और सीधा खड़ा होके अपना सर उधर उधर घुमा के धीरे से सॉरी सॉरी। वो पता नहीं क्यों वो इतना बोल के दीप चुप हो गया और सिया को देखने लगा। वहीं सिया दीप के ऐसे अचानक दूर हटने पर अपना चेहरा नीचे झुका लेती है और अपना बालों को कानों के पीछे करते हुए कुछ नहीं बोली। सिया वापस सिया के पास बैठ गया और उसे वापस दलिया खिलाने लगा। इस बार सिया बिना दीप की तरफ देखें चुपचाप उसके हाथ से दलिया पीने लगी। दीप सिया को दलिया खिलाने के बाद उसे खिचड़ी खिलाने को हुआ, जिस पे सिया मना कर देती है। सिया के खिचड़ी माना करने पर दीप सूप उठा लेता है, जिस पे भी सिया मना करती है, लेकिन इस बार दीप उसे आंख दिखा देता है और उसे सूप पीने को बोलता है। दीप के आंख दिखाने पर सिया बेचारी शकल बना लेती है, लेकिन दीप उसके चेहरे से ना पिघलते हुए उसे सूप पिलाता है। सिया सूप और दलिया खाने के बाद अपना पेट पकड़ लेती है। वही दीप उसे देखकर मुस्कुरा के उसे उसकी मेडिसिन देता है, जिन्हें देख एक एक बात फिर सिया का पपी फैज बन गया, लेकिन दीप उसे दांत के वो मेडिसिन खाने को देता है। सिया को मेडिसिन खिला के दीप उसे रेस्ट करने अपने कमरे में भेज देता है। सिया को अभी भी थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी, इसलिए वो भी ना आनाकानी किए चुपचाप चली गई। वहीं सिया के जाने के बाद दीप खुद ब्रेकफास्ट करता है और अपना लैपटॉप लेकर हॉल में सोफे पर बैठ के अपने ऑफिस का काम करने लगा। दीप का मन आज सिया को छोड़ के कहीं जाने का नहीं था। दीप हॉल में बैठ के आज का अपना सारा काम करता है। वो शाम के करीब 5 बजे अपने काम से फ्री हुआ और काम से फ्री होके सोफे पर लेट गया और अपना सर पकड़ के अपनी आंखें बंद कर ली। दीप सोफे पर लेटा के अपनी आंखें बंद ही की थी, उसके कमरे का डोर ओपन हुआ और सिया कमरे से बाहर आई। कमरे से बाहर आते ही सिया की नज़र सोफे पर लेटे दीप पर पड़ी। दीप को ऐसे लेटा देख सिया कुछ पाल उसे देखती है, फिर जल्दी किचन में चली जाती है। करीब 10 मिनट बाद सिया एक ट्रे में ग्लास लेकर आई, जिसमें दही की लस्सी थी। सिया उस लस्सी को लाके दीप के सामने टेबल पर रख देती है और धीरे बोली, सुनिए। सिया की प्यारी सी आवाज कानों में पड़ते ही दीप के होठों पर हल्के से हिल गए और वो अपनी आंखें खोल के सामने खड़ी सिया को देखने लगा, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। दीप को जागा देख खुद भी सोफे पर ठीक से बैठते हुए उसे देखने लगा, जिस पे सिया लस्सी की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो मैंने आपके लिए दही बनाया है। सिया की बात सुनके दीप टेबल पर तक दही के ग्लास को देख फिर सिया को देखता है और थोड़े नाराज स्वर में बोला, तुम किचन में गई थी। दीप के ऐसे पूछने पर सिया को लगा उसे कोई गलती हो गई, इसलिए वो अपना सर झुका लेती है। वही दीप उसके वापस जवाब ना देने पर अपनी आंखें बंद कर लेता है कि गहरी सांस भर के खुद को शांत रखते हुए बोला, देखो सिया, ये मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे सवाल का जवाब ना दे। जब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ उसका मुझे जवाब दिया करो, चाहे हाँ में या ना में ओके। दीप के ऐसे बोलने पर सिया हाँ में सर हिला देती है, जिसपे दीप वापस बोला, तुम की किचन में गई थी। हाँ। दीप के पूछने पर सिया धीरे से बोली, किस लिए? तुम्हें पता है तुम्हारी तबीयत खराब है, फिर भी क्यों गई तुम किचन में? दीप उसे डांटते हुए बोला, मैं आपके लिए ये बनाने गई थी। सिया वापस धीरे से बोली। सिया की बात सुनके दीप एकदम से उसका हाथ पकड़ अपने पास सोफे पर बैठाते हुए एक हाथ आगे बढ़ा के उसका माथा टच करते हुए बोला, देखो सिया, अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं, तो प्लीज तुम ये सब काम करना बंद कर दो। दीप के अचानक अपने पास बैठाने और उसके माथा छूने पर सिया तो एकदम से चौंक गई और वो अपनी नजरें उठा के दीप को देखने लगी, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। सिया और दीप की नजरें जाके आपस में टकरा गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दीप का हाथ इस वक्त सिया के माथे पर था, वहीं दोनों के चेहरे भी इस वक्त एक दूसरे के सामने थे। दीप सिया की आंखों देखते हुए कुछ पल उसकी आंखों में खो गया, उसकी भी धड़कन अच्छा तेज हो गई। उसकी नजरें सिया की नजरों से हट के थोड़ा नीचे गई और उसके होठों पर अटक गई। सिया के होठों को देखते हुए दीप का गला सूखने लगा। वो सिया के होठों को देख अपना गला तार करता है और सिया में खोए हुए वो जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ,
अचानक टेबल पर रखा दीप के फोन पर मैसेज टोन बजी। दीप के फोन पर अचानक मैसेज टोन सुन के सिया, जो खुद दीप की आंखों में खोसी गई थी, वो अपने होश में आई और दीप को अपनी तरफ बढ़ते देख वो धीरे से अपना सर झुका लेती है। दीप जो सिया की तरफ बढ़ के उसे चूमने वाला था, सिया के अचानक सर झुकाने पर दीप अपनी जगह पर रुक गया और उसे अब रियलाइज हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। ये रियलाइज करके दीप अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा फेर लेता है और खुद को मन में डांटते हुए बोला, दीप वो द हेल आर यू डूइंग टू, क्यों बार बार इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कंट्रोल योर सेल्फ। मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना बोल के सिया बिना दीप पर ध्यान दिए जल्दी से उठ के किचन में भाग गई, क्योंकि उसे ना जाने क्यों लेकिन दीप के ऐसे करीब आने की कोशिश को बेकार करके उसे शर्म सी आ रही थी। सिया जल्दी से किचन में जाके स्लेब से अपने हाथ टीका के खुद की बढ़ती धड़कनों को काबू करने लगी। इसी के साथ सिया के होठों पर ना चाहते हुए भी उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वही बाहर बैठा दीप सिया के ऐसे उठ के जाने पर उसे लगा शायद सिया को ये अच्छा नहीं लगा कि दीप उसकी तरफ बढ़ के उसे किस करने वाला था, इसलिए वो ऐसे उठ के चली गई। दीप सिया के बारे में ऐसे सोच अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा के रव करते हुए खुद छिड़ के बोला, क्या करूं अब मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आवृजन में किए बार बार भूल जाता हूँ। वो अभी मुझे बहुत छोटी है। थोड़ी ऐसे ही बैठने के बाद दीप टेबल पर रख उस दही की लस्सी को देखता है और फिर ज्यादा ना सोचते हुए अपने चेहरे पर 12 बजा के वो उस लस्सी को उठा लेता है और साथ में अपने फोन को। दीप लस्सी पीते हुए अपने फोन पर आए मैसेज को देखने लगा और जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा उसकी बोहे तंग गई। वो अपने हाथ में पकड़े दही के ग्लास को नीचे रख जल्दी से किसी को कॉल करता हुआ और ती ही रिंग में सामने से कोई फोन उठा के हेलो करता हुआ, जिसपे दीप थोड़े गुस्से में बोला, किसे पूछकर तुम लोगों में डिसाइड कर दिया कि सिंगापुर वाले प्रोजेक्ट को मैं हैंडल करूंगा। सामने से दीप का असिस्टेंट ने कुछ बोला, जिसपे दीप अपनी आंखें बंद कर लेता है और बिना कुछ फोन कट करके सोफे पर फेंक देता है और अपना सर पकड़ लेता है। वही सियानो किचन पानी ला रही थी, दीप को ऐसे बैठे देख वो उसके सामने रखे दही की लस्सी को देखती है, फिर दीप को जो अपना सर पकड़ के बैठा था। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हो और अभी तक आपने दही नहीं पिया? सिया दीप के सामने पानी का ग्लास रखते हुए बोली। सिया की आवाज सुन के दीप अपना चेहरा हाथों से बाहर निकाल के सिया को घूरता है और एकदम से गुस्से बोला, अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं? नहीं पीना, मुझे कुछ अपने काम से काम रखो, तुम ज्यादा बीबी बनने की कोशिश मत करो। इतना बोल के दीप गुस्से में सोफे से अपना फोन उठा के बाहर निकल गया। वही दीप के अचानक ऐसे गुस्से में चिल्लाने पर सिया की आंखों में नमी उतर आई और वो जाते हुए दीप को देखती रह गई। वही दीप गुस्से में घर से बाहर निकल अपनी गाड़ी में बैठा और तेजी से वहां से कहीं निकल गया। रात के करीब 9 बजे सिया बेचारे सी हॉल में इधर उधर टहलते हुए घर के मेन डोर की तरफ देख रही, क्योंकि दीप अभी तक घर वापस नहीं आया था। दीप एक तो गुस्से में बाहर गया था, उस वजह से सिया को उसकी और भी ज्यादा टेंशन हो रही थी। उसका मन ना जाने क्यों लेकिन दीप के लिए बेचैन हो रहा था। वो बार बार बालकनी पर जाके भी दीप की गाड़ी देख रही थी, लेकिन ना दीप घर वापस आया था ना उसकी गाड़ी। रात के करीब 10 बजे दीप के अपार्टमेंट में डोर ओपन हुआ और दीप घर से अंदर आया। दीप घर के अंदर आके डोर अंदर से लॉक करके हॉल में आया और हॉल में आते ही उसकी नजर सिया पर पड़ी, जो सोफे पर बैठे बैठे ही सो रही थी। सिया को ऐसे सोने पर बैठ के सोया देख दीप कुछ पल उसे वैसे ही देखता है, फिर ना जाने क्या उसके दिल में आया और वो धीरे से चल के सिया के एकदम करीब जाके बैठ गया। सिया इस वक्त किसी बच्चे की तरह सो रही, उसे बिल होश नहीं था वो किस हुलिये में दीप के सामने थी। सिया अभी तक नाइट सूट में थी और उसके बाल भी बिखरे बिखरे थे। उसका एक पैर सोफे के ऊपर था, वही उसका दूसरा पैर सोफे से नीचे, वही उसका सर सोफे से टीका हुआ था। सिया को कुछ पल गौर से देखने के बाद दीप के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, क्योंकि उसे इस वक्त सिया बहुत क्यूट लग रही थी। दीप अभी सिया को देख मुस्कुरा ही रहा था कि अचानक उसे शाम का खुद का सिया पर चिल्लाना याद आया कि वो कैसे बिना बात के सिया पर चिल्ला गया था।
ये याद आते ही दीप के होठों की स्माइल फिलीपत गई और वो वापस सिया के चेहरे को देखने लगा, जिसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। दीप सिया के चेहरे को देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा के उसके चेहरे पर आते बालों को एक तरफ करके अब सिया के मासूम चेहरे को देखने लगा। दीप सिया के मासूम चेहरे में खोते हुए खुद को एक बार फिर मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, हाल कि उसने थोड़ी ड्रिंक की थी, जिसका नशा उस पे हल्का हल्का था। दीप सिया को देखते हुए खुद से बोला, मैं लिट्टी वाइफ। इतना बोलते हुए दीप के होठों की स्माइल और बड़ी हो गई। दीप अभी सिया की तरफ देख खुद से बातें ही कर रहा था कि सिया जो सो रही थी उसे ना जाने क्यों लेकिन अपने करीब किसी की प्रीजेंस फील हुई, जिसे फील करते हुए सिया धीरे से अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। सिया अपनी नींद भरी आंखों से अपने पास बैठे दीप को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद में होने की वजह से उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। वो 2-3 बार आंखें खोलने के बाद उसे देखा, दीप ठीक उसके पास बैठा उसे ही देख रहा था। दीप को घर वापस आए देख और अपने इतने करीब देख सिया एकदम से अपनी जगह से आगे बढ़ी और दीप के गले से लटक गई। CH 365 सिया और दीप के थोड़े प्यार भरे लम्हे। दीप सिया के मासूम चेहरे में खोते हुए खुद को एक बार फिर मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, हाल कि उसने थोड़ी ड्रिंक की थी, जिसका नशा उस पे हल्का हल्का था। दीप सिया को देखते हुए खुद से बोला, मैं लिट्टी वाइफ। इतना बोलते हुए दीप के होठों की स्माइल और बड़ी हो गई। दीप अभी सिया की तरफ देख खुद से बातें ही कर रहा था कि सिया जो सो रही थी उसे ना जाने क्यों लेकिन अपने करीब किसी की प्रीजेश फील हुई, जिसे फील करते हुए सिया धीरे से अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। सिया अपनी नींद भरी आंखों से अपने पास बैठे दीप को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद में होने की वजह से उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। वो 2-3 बार आंखें खोलने के बाद उसे देखा, दीप ठीक उसके पास बैठा उसे ही देख रहा था। दीप को घर वापस आए देख और अपने इतने करीब देख सिया एकदम से अपनी जगह से आगे बढ़ी और दीप के गले से लटक गई। आगे दीप को अपने सामने देख सिया एकदम से उसके गले से लटक गई और वही सिया के अचानक ऐसे गले लगने पर दीप खुद को संभालने नहीं पाया और सोफे पर गिर गया। वही उसने सिया को संभालने के लिए उसकी कमर को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। कहाँ चले गए थे आप? आपको मालूम है मैं कितना डर गई थी, मन में किसे कैसे ख्याल आ रहे थे, आपको लेकर ऐसे कोई जाता है क्या? अगर आपको मुझ पे गुस्सा करना है तो घर पर रह के कर लिया कीजिए, ऐसे घर छोड़े के मत जाया कीजिए। इस अनजान शहर में आपके अलावा मेरा ये कौन है? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती, कहा आपको ढूंढती। सिया रोते हुए दीप के गले में अपनी पकड़ कस के एक बार में अपनी शिकायतें सुना देती है। वही सिया के अचानक रोने और उसकी शिकायत सुनके दीप को बुरा फील हुआ। वाकई उसका पूरे शहर में एक लौता वही तो सहारा था जिसे चलते वो यहाँ रह रही है। अगर गलती से भी उसे कुछ हो जाता तो सिया का ध्यान कौन रखता? ये सोचते हुए दीप के दिल में एक टीस सी उठी के इसी के साथ उसके हाथों की पकड़ सिया की कमर पर कस गई। सिया दीप के गले में अपना चेहरा छुपाए किसी बच्चे की तरह रो रही थी। आज जब दीप घर वापस नहीं आया था वो उसे भी पहले रो चुकी थी। सिया दीप के आने की खुशी में इतना खो गई कि उसे कुछ होश ही नहीं था कि वो इस वक्त किस कंडीशन में दीप के करीब है। सिया के अचानक गले लगने से दीप सोफे पर गिर गया था, जिसे वजह से सिया भी दीप के साथ ही सोफे पर उसके ऊपर गिरी, लेकिन उसे फिलहाल इस बात को होश नहीं था। वो बस दीप के गले लग के रो रही रही। जब काफी देर तक सिया चुप नहीं तो दीप अपने एक हाथ को आगे बढ़ा के वैसे ही लेटे में सिया के सर को सहला के प्यार से बोला, सिया रोना बंद करो, मैं वापस आ गया ना, एंड सॉरी, मैं आगे से कभी ऐसे गुस्सा होके नहीं जाऊंगा, प्लीज रोना बंद कर दो। दीप के इतने प्यार बाल सहलाने पर और उसकी बात सुनके भी सिया चुप नहीं हुई। वो बस दीप की शर्ट पर अपनी पकड़ कसे उसे इतनी कस के पकड़े थी मानो अगर उसकी जरा भी पकड़ ढीली हुई तो दीप वापस चला जाएगा। दीप सिया को वापस चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन सिया चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसपे दीप अब अपने दोनों हाथों को उसकी कमर से सरकाते हुए उसकी पीठ पर कस देता है और उसे अपनी बाहों के आगोश में लेकर उसे खुद के गले लग के रोने देता है। करीब 20 मिनट बाद सिया का रोना हिचकियों में बदल गया
और वो गहरी और लंबी सांस लेते हुए खुद को शांत करने लगी। दीप भी सिया को अपनी बाहों के आगोश में लेकर उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए खुद को कोस रहा था, क्योंकि आज उसकी वजह से सिया इतना रोई थी। थोड़ी देर में सिया चुप हो गई, जिसपे दीप अपने हाथों से सिया को उसके कंधों पकड़ के थोड़ा ऊपर उठाता है और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जो रोने की वजह एल्स लाल पड़ गया था। खास करके सिया की नोज और गाल, ये दोनों कुछ ज्यादा ही लाल पड़ गए थे। इतना रोने के बाद भी सिया का चेहरा बहुत मासूम और क्यूट लग रहा था, जिसे देख ना जाने क्यों, लेकिन दीप के होठों पर बहुत प्यार सी स्माइल आ गई। 11 उसे बहुत अच्छा लग रहा था सिया को खुद के लिए इस तरह रोते देख, सिया को अपनी फिक्र करते देख। दीप मुस्कुराया और अपना एक हाथ आगे बढ़ा के उसके बालों को ठीक करते हुए और उसके घेरे से हटाते हुए बोला, अब रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब है, अगर ज्यादा रोगी तो वापस तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी और मैं नहीं चाहता तुम बीमार पड़ो। दीप के ऐसे बोलने और अपने बाल संभालने पर सिया दीप को देखने लगी, जो स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। दीप को देख सिया की आंखों में वापस नमी उतर आई, जिसे देख दीप अपना एक हाथ आगे बढ़ा के उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब क्यों रो रही हो, मैं वापस आ गया ना। आप फिर कभी ऐसे गुस्से में घर से नहीं जाओगे ना? सिया धीरे से अपनी आंखों में आंसू लेकर दीप से पूछती है। सिया के इतनी मासूमियत से ये सवाल पूछने पर दीप अपना सर हाँ में हिला देता है और अपने हाथ के अंगूठे से उसका गाल सहला के प्यार से, कभी नहीं। इतना बोल के दीप सिया को अपनी तरफ खिंच लेता है और उसे वापस अपने सीने से लगा के उसके सर पर और कमर पर अपना हाथ रख उसे खुद से सटा के वापस बोला, कभी मैं अब ऐसे गुस्से में घर से कभी नहीं जाऊंगा। दीप के ऐसे वापस अपने ऊपर खींचने पर सिया उसके ऊपर गिर गई। वही उसकी बात सुन के सिया कुछ पल चुप रही, फिर वो भी अपने हाथ धीरे से उसकी कमर पर कस के उसके सीने लग गई। सिया के हाथों को अपनी कमर पर कसते महसूस करके दीप के होठों पर स्माइल आ गई और अपनी आंखें बंद करके उसके बालों में अपना हाथ फेरने लगा। दोनों अभी एक दूसरे की करीबी को महसूस कर ही रहे थे कि अचानक दीप के अपार्टमेंट की डोर बेल बजी। डोर बेल की आवाज सुन के दीप और सिया एक साथ अपनी आंखें खोलते हैं, जहां सिया जल्दी से अपना सर उठा के दीप को देखने लगी थी। वही दीप भी सिया की तरफ देखने लगा। दोनों की नजरें आपस में मिली थी और दोनों एक बार फिर एक दूसरे की आंखों में खो गए। दीप और सिया दोनों अभी एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि एक बार फिर दीप के घर की डोर बेल बजी। वापस डोर बेल बजाने पर सिया जल्दी से दीप अपनी नजरें चुरा लेती है। वही दीप सिया के ऐसे नजर चुराने पर दीप को डोर पर खड़े इंसान पर गुस्सा आने लगा। दीप और सिया अभी भी एक दूसरे के करीब थे कि एक बार फिर डोर बेल बजी, जिसपे सिया जल्दी से अब दीप से के ऊपर से हट के उसे थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। वही दीप अब अपने खाली हाथों को देख गेट पर खड़े इंसान मुंह गालियां देने लगा। वो बाहर कोई आया है? सिया अपना सर झुकाए अपने बाल ठीक करते हुए हल्का के बोली। सिया की बात सुन के दीप सोफे से उठ के सीधा खड़ा हुआ और अपना कपड़ों का थोड़ा हुलिया ठीक करते हुए एक नजर सिया को देख अब डोर की तरफ बढ़ा। सभी को उसी वक्त कॉल मैसेज करने होते हैं जब मैं इसके साथ होता हूँ, और आज कॉल मैसेज नहीं आया तो संचाथा पता नहीं कौन टपक आया। दीप डोर पर जाते हुए खुद में बड़बड़ा रहा था। दीप जाके घर के डोर ओपन करता है तो एक डिलीवरी बॉय बाहर खड़ा दीप को ग्रीट करते हुए उसे बोला, सर आपका ऑर्डर। उस डिलीवरी बॉय की बात सुन के दीप हाँ में सर हिला के उसके हाथ से खाना लेता है और गेट बंद करके वापस अंदर आ गया। सिया जो हॉल में खड़ी थी उसे देख दीप खाना किचन में ले जाते हुए बोला, तुमने डिनर किया? दीप की बात सुन के सिया अपना सर उठा के उसकी तरफ देखने कही, जिसपे दीप खाना निकालते हुए बोला, बोलो डॉट। दीप के वापस पूछने पर सियाना सर हिला देती है, जिसे देख दीप हल्के से मुस्कुराया दिया और एक प्लेट में खाना निकाल के लाते हुए वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। दीप को एक प्लेट आया देख सिया का चेहरा उतर गया। उसे लगा दीप ने सिर्फ अपने लिए खाना मंगाया है। इतना सोच सिया एक नजर देख किचन की तरफ बढ़ गई और खुद से बोली, मैं ये इनके लिए शाम से परेशान हो रही हूँ और इनके चक्कर में मैंने कुछ नहीं खाया
और एक ये है कैसे अपने लिए बाहर से खाना मांगा लिया और खाने के लिए बैठ भी गए। वहीं सिया को किचन में जाते देख दीप उसे रोकते हुए बोला, तुम वहाँ कहाँ जा रही हो? खाना नहीं खाना? दीप के टोकने पर सिया अपना सर घुमा के डाइनिंग टेबल की तरफ देखती है, जहाँ दीप कुर्सी पर बैठ उसे ही देख रहा था। वो मैं खाना लेने जा रही हूँ, सिया धीरे से अपना सर झुका के बोली। खाना? लेकिन वो क्यों? दीप पूछता है। खाना किस लिए लाते हुआ खाने कोड़ुट इस बार सिया थोड़ा छिड़के बोली, क्योंकि उसे भूख लगी थी और दीप उसे खाना देने के बजाय उसे सवाल किए जा रहा था। हाँ तो किचन में अब खाना कहाँ है? मैं तो सारा ले आया। फिर तुम क्या लेने जा रही हो? दीप पूछता है। मुझे मालूम है ये आपका खाना है, इसलिए आप ले आए, मैं खुद के लिए कुछ बना लूंगी। सिया बोली। लेकिन कुछ बनाना क्यों है जब इतना खाना ऑलरेडी है? तो दीप बोला। लेकिन ही आपका है। सिया छोटी सी शकल बना के बोली। सिया की बात सुनके दीप को अब समझ आया कि सिया क्या बोलना चाहती है। सिया को लग रहा है ये सारा खाना उसने अपने लिए मंगाया है, इसलिए उसकी लिटिल वाइफ मुंह बना के किचन में अपने लिए कुछ बनाने को जा रही थी। इतना सोच के दीप एकदम जाए दिया और हंसते हुए वो अपनी जगह से उठ के सिया के पास आया और उसका हाथ पकड़ अपने साथ टेबल पर लाते हुए उसे कुर्सी पर बैठा के बोला, तुम क्या अपने दिमाग को थोड़ा कम चला सकती है? किसने कहा ये सिर्फ मेरे लिए है? ये हम दोनों के लिए है, अब यहाँ बैठो। दीप की बात सुनके सिया चौंक के दीप की तरफ देखने लगी, क्योंकि खाने की एक ही प्लेट है। इसका क्या ये मतलब था वो और दीप एक ही प्लेट से खाना खाने वाले हैं? ये सोचते हुए सिया का चेहरा हल्का हल्का गुलाबी पड़ गया। वही दीप सिया के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बिना सिया पर ध्यान दिए प्लेट अपनी तरफ सरकाता है और उसमें से एक निवाला है बना के सिया की तरफ बढ़ा देता है। ये तो सिया की सोच से एकदम उल्टा हो गया। उसने तो सिर्फ इतना सोच था कि दीप के साथ एक प्लेट में खाना खाना होगा, लेकिन यहाँ तो दीप उसे खुद अपने हाथों से खाना खिला रहा था। सिया अभी इस बात से दीप की तरफ देख ही रही थी कि दीप निवाला उसके होठों के एकदम करीब करते हुए बोला, खाओ डॉट। दीप की आवाज सुनके सिया अपनी सोच से बाहर आई और एक नजर दीप को देख धीरे से अपना मुंह खिलती है। सिया के मुंह खोलने पर दीप स्माइल करता है कि उसके मुंह में वो रोटी का निवाला दे देता है, जिसके साथ ही दीप की उंगलियां सिया के होठों से टच हो गई। सिया के सॉफ्टवेयर होठों का स्पर्श अपनी उंगलियों पर पड़ते ही दीप की नजरें अचानक सिया के होठों पर चली गई। वही सिया अपने होठों पर दीप की उंगलियों का स्पर्श पाते ही उसकी बॉडी में एक अलग ही सरसरी सी पैदा हुई, जिसके चलते सिया जल्दी से अपने होठों के सामने अपना हाथ रख लेती है। सिया के अचानक ऐसे करने पर दीप जो उसे देख रहा था वो अपना सर झुका के मुस्कुरा दिया और वापस सिया को निवाला खिलाता है, जिसपे सिया उसे भी खाने को कहती है तो दीप भी इसके साथ ही खाना खाने लगा। ऐसे ही दीप सिया को और खुद को खाना खिलाने के बाद सभी बर्तन किचन में रख आता है। वही सिया टेबल साफ कर देती है। खाना खाने बाद अब बारी थी सोने की। दीप सिया की तरफ देखता है जो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उसे देख ना जाने क्यों, लेकिन दीप का मन उसे अभी जाने देने को नहीं हुआ। उसके मन अभी सिया के पास बैठ के उसे बात करने को हो रहा था। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर हिम्मत बटोर के वो सिया की आवाज देता है, सी सिया। दीप की आवाज सुनके सिया रुक गई और पीछे देखने लगी, जिसपे दीप बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। दीप के ऐसे बोलने पर सिया बबैसे ही अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे बोल रही हो कहिए। सिया की बात समझ दीप कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से उसकी तरफ बढ़ते हुए ठीक उसके सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं कल सुबह सिंगापुर जा रहा हूँ 5 दिन के लिए। दीप का इतना बोलना भर था कि सिया चौंक गई और दीप को देखने लगी, जिसपे दीप हमें सर हिला के बोला, मुझे शाम को पता चला कि मुझे सिंगापुर जाना है ऑफिस के किसी काम से। वहाँ कैसे ना कैसे मुझे 5 या 6 दिन लग जाइए। दीप जैसे जैसे अपनी बात बोल रहा था, सिया के चेहरे पर उदासी छा रही थी, जिसे दीप भाई नोटिस कर रहा था। सुबह कितने बजे जाओगे आप? सिया धीरे पूछती है। सुबह 7 बजे, दीप बोला।
दीप की बात सुन के सिया अपन सर हाँ में हिला के अब बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहीं उसके ऐसे जाने पर दीप को अच्छा नहीं लगा, लेकिन सिया के जाने के बाद वो अपना मन मार के अपने कमरे में चला गया। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।